हम डिस्कस करेंगे चंद इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ या फैक्टर जो रिलेटेड है रीट जुरिस्डिक्शन के साथ। पहला जो है नॉन अवेलेबिलिटी टू अदर एडुकेट रेमेडी, यानी आपके पास मुतबादिल रेमेडी मौजूद ना हो, यानी तब आप हाई कोर्ट जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्कस हुआ है द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट नो अदर इक्वली एफिशियस, इक्वली एक्सपेडिशियस एंड इक्वली इनएक्सपेंसिव एडुकेट रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड बाई लॉ बिफोर इट इशू आर्डर, यानी हाई कोर्ट आर्डर जारी करने से पहले देखेगा, खुद को मुतमईन करेगा कि क्या मुतबादिल एफिशियस सफिशेंट, एक्सपेडिशियस भी सफिशेंट एंड क्विक, इनएक्सपेंसिव यानी जो कम खर्च वाली हो, रेमेडी मौजूद है या नहीं है। जब मौजूद ना हो तब हाई कोर्ट रीट जारी करेगा। एनी इंडulgence to the contrary by high court would be calculated to create distrust in statutory tribunals of competent jurisdiction and to cast an undeserved reflection on their honesty and competency and thus to defeat the intention of the legislature। यहाँ पर यह बताया गया है इंडulgence मुराद यह है कि an act or practice for enjoy even इफ़ इट हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, यानी आपने वो काम तो करवाया, इस तरह प्रैक्टिस किया कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ गए, यानी क्या जो मुखालिफ हैं, और आपने हाई कोर्ट से रीट जारी करवाया तो वो रिज़ल्ट कैलकुलेटेड यानी बन सकता है, उसको शुमार किया जाएगा कि ये क्या क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रस्ट मुराद नो कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, अदम एतमादी। स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल जो है, जो कानूनी इदारे हैं जो कानून के मातहत है और कॉम्पिटेंट है। टू कास्ट यानी यहाँ पर टू कास्ट से मुराद ये है टू प्ले रोल, टू असाइन, इससे ये हो रहा है। एन अनडिजर्व्ड ये कि नॉट जस्टिफाइड, नॉट मेरिट यानी मेरिट पे नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। रिफ्लेक्शन जो है उससे मुराद लिया जाएगा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन या काउंटर पार्ट जो यहाँ पर रोल है। एंड देयर हॉनेस्टी एंड कॉम्पिटेंसी। टू डिफीट का मतलब है टू ओवर थ्रू, यानी टू थ्रो या टू ओवरकम द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, जो मकसद है कानून का, कानून बनाने वालों का। मुराद ये है कि अगर आपने हाई कोर्ट से इस तरह प्रैक्टिस करवाया और रीट या आर्डर इशू करवाया तो यह सबब बन सकता है अदम एतमादी का कानूनी इदारे के ऊपर जो कॉम्पिटेंट है, जो बाख्तियार इदारे है, और ये रोल अदा करता है किसमें, उसके डिफीट करना है, किसको डिफीट करना है, जो इंटेंशन है कानून के मकसद को, और ये अनडिज़र्व्ड है, नॉट जस्टिफाइड है, और ये असरअंदाज हो सकता है उसे कॉम्पिटेंसी और हानेस्टी पर। तो यहाँ पर यह बताया गया कि इस तरह अमल ना किया जाए जो क्या बने, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यानी गलत नताइज आए और वो इंतशार का सबब बने, अदम इस्तेहकाम का सबब बने। वेयर अ पिटिशनर क्लेम्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट, जब क्लेम कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ राइट का, विच इज़ इंटायरली द क्रिएशन ऑफ अ स्टिट्यूट, और वो राइट रिकग्नाइज हैं स्टिट्यूट से, कानून से। इट इज़ ऑल द मोर एम्पेरेटिव यानी नेसेसरी ऑन हिम टू exhaust यानी टू यूज़ द रेमेडीज प्रोवाइडेड बाई स्टिट्यूट बिफोर ही कम्स टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आने से पहले जो कानूनी दाद रसिया है उसके पास रेमेडीज़ है, वो रिलीफ पहले हासिल करे। अगर ना हासिल हो सके, उसको ना मिले, तब हाई कोर्ट में जाए। द क्वेश्चन वेदर अ रेमेडी इज़ एडुकेट आर नॉट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस, यानी जो क्वेश्चन है कि क्या जो रेमेडी उसके पास मौजूद है वो एडुकेट है या नहीं है, यह डिपेंड करता है फैक्ट्स ऑफ द केस पर। द एडुकेसी ऑफ द रेमेडी मस्ट बी जज्ड इन रिलेशन टू द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलीफ टू बी ऑब्टेन्ड बाय द अल्टरनेट रेमेडी, जो मुतबादिल रेमेडी है कि किस हद तक उसको रिलीफ दे रहा है या दिया जा रहा है, उसको जज किया जाएगा, उसको मालूम किया जाएगा कि अगर मुतबादिल रेमेडी है क्या उसमें रिलीफ है, उससे मिल जाएगा। द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द रिलीफ विल बी अवेलेबल, और उस वक्त को भी जांचा जाएगा, मालूम किया जाएगा कि क्या टाइम तो ज़्यादा नहीं लगने वाला है, और जो रेमेडी अवेल है यानी उसके पास मौजूद है, अवेलेबल है, क्या उसमें देर तो नहीं लगेगा,
पार्टिकुलरली खास तौर पर द कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सपेंस, क्या उसके अखराजात तो ज़्यादा नहीं होंगे, एंड इनकन्वीनियंस इन्वॉल्व इन obtaining इट, क्या उसको इररिपेरेबल लॉस तो नहीं है जब वो हासिल करेगा मुतबादिल रेमेडी। तो इन फैक्टर को जब देखेगा, ग्राउंड को देखेगा, जब ये ग्राउंड मौजूद होंगे तो हाई कोर्ट फिर रीट जारी करेगा। लेकिन अगर ये ग्राउंड ना हो कि वो रेमेडी जो है वो सही है, इनएक्सपेंसिव है और इनकन्वीनियंस भी नहीं है, उसके लिए इरिपेरेबल लॉस भी नहीं है, और विद टाइम है, यानी टाइम भी कम खर्च होने वाला है उसमें, तो कोर्ट भी रिजेक्ट करेगा और कहेगा कि नहीं, वो रेमेडी आप अवेल करें। अब ऑर्डिनरली द वर्ड्स अल्टरनेटिव रेमेडी आर other adequate remedy were taken to mean an equally efficacious remedy provided by law. In case of absence or excess of jurisdiction, an alternate remedy was not considered. यहाँ पर यह बताया गया कि अगर जब एब्सेंस या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो तो अल्टरनेट रेमेडी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी रीट ऑफ सरसराई जो है उसमें अगर आपके पास मुतबादिल रेमेडी भी हो तब भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और वहाँ पर यह प्ली नहीं राइज की जा सकती है कि उसके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद थी, क्योंकि अल्टरनेट रेमेडी अगर मौजूद भी थी तो यहाँ पर एब्सेंस और एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन था, लिहाजा उसे फौरी रिलीफ मिल देना चाहिए हाई कोर्ट से। तो ये ऑब्जेक्शन वहाँ पर वैलिड नहीं है। एन एडुकेट रेमेडी फॉर द रीज़न दैट इट वाज नेसेसरी टू गिव अ क्विक रिलीफ, यानी यहाँ पर वही बताया गया है कि क्विक रिलीफ मिल जाए। इन सच केसेस अगेंस्ट ऑर्डर्स विच वर नलिटी इन द आई ऑफ लॉ, क्योंकि वो ऑर्डर जो है वो तो नल एंड वाइड है, वेशिएटेड है, तो इसलिए जो हाई कोर्ट है वो मुतबादिल रेमेडी को नहीं देखेगा, बस उस ऑर्डर को नल एंड वाइड करार कर देगा। सिमिलर द क्वेश्चन ऑफ अदर एडुकेट रेमेडी बीइंग अवेलेबल इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का रिट जब जारी करना हो तब एडुकेट रेमेडी जब अवेलेबल है उसका जो क्वेश्चन है वो नो कॉन्सिक्वेंसेस, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, यानी उस पर असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि वेयर लिबर्टी ऑफ पर्सन इज़ इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी, शख्स की आज़ादी ज़रूरी है और वो इन्वॉल्व है, मौजूद है। द प्ली ऑफ वांट ऑफ एडुकेट रेमेडी इज़ नॉट अवेलेबल वेयर द डिफ़िकल्टी इन परसुइंग दैट रेमेडी वाज क्रिएटेड बाई petitioners himself, as for instance where the petitioner has been negligent or has made a representation to any authority which had no jurisdiction to hear it। यहाँ पर यह बताया गया कि अदम दादरसी यानी नो अल्टरनेट रेमेडी का प्ली जब ली जाए और उन्होंने ख़ुद अपने लिए मुश्किलात खड़े कर दिए हो, क्योंकि पिटिशनर ने क्या कहो, मिसाल दिया गया है कि नेगलिजेंट नसरअंदाज़ी की हो, नसरअंदाज किया हो और गलत फोरम पे गया हो, और वो उसका फोरम जो है उसका इख्तियार समाअत भी नहीं बनता हो, तो फिर वो हाई कोर्ट में नहीं आ सकता है कि नहीं मेरे पास तो रेमेडी नहीं है। आपके पास रेमेडी थी लेकिन आप गलत फोरम पे गए थे, लिहाजा सही फोरम पे चले जाए, रेमेडी को अवेल करें, बाद में अगर मसला हो तो हाई कोर्ट जाए। पहले सही तरीका परसू मतलब यह है कि जो प्रोसीडिंग है, जो प्लीडिंग है वो सही होना चाहिए और सही फोरम पे होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके को इख्तियार करोगे और गलत फोरम पे जाओगे तो फिर आपको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके बाद टर्म है एग्रीव्ड पार्टी, मुतासरा फरीक या एग्रीव्ड पर्सन शख्स, तो ये डिस्कस करते हैं। अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट कुड ओनली बी मेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीव्ड पार्टी, मुतासरा फरीक जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं। द एग्रीव्ड पार्टी इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर इशू ऑफ एन ऑर्डर इज़ अ पर्सन हु हैज़ सफ़र्ड अ लीगल ग्रीवियंस, वही ग्रीवियंस मुतासर हो चुका है। ग्रीवियंस से मुराद ये कि कंप्लेंट लेके आ चुका है अनफेयर ट्रीटमेंट, उसके साथ गैर कानूनी रवैया हुआ है या उसके कानूनी हुकूक उसके मुतासर हो चुके हैं। A person against whom a decision has been pronounced which has wrongfully deprived him of something, यानी एक जजमेंट प्रोनाउंस हुई है और वो गलत है और उसको महरूम किया गया है समथिंग, यानी टाइटल से, राइट से वगैरह से। आ wrongfully affected his title to something। The expression aggrieved party does not include a person who is disappointed of a benefit which he might
have received if some other order had been made। फ़ायदे को नहीं देखा जाएगा कि अगर आर्डर मुख्तलिफ जारी होता तो मुझे फ़ायदा होता, नहीं। और डिसअपॉइंट कि आप डिसअपॉइंट हुए हैं, मतलब आप खुश नहीं हुए हैं, नहीं, आपके राइट को देखा जाएगा कि क्या आपका राइट तो वायलेट तो नहीं हुआ है, उसको तो इन्फ्रिंज नहीं किया गया है। बेनिफिट को नहीं देखा जाएगा। अ पर्सन कैन नॉट बी सेड टू बी एन एग्रीव्ड पार्टी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट आर नॉट एडवर्सली इफेक्टेड। यानी जब उसके राइट और इंटरेस्ट मुतासर नहीं हो चुके हो तो वो एग्रीव्ड पर्सन पार्टी नहीं है। आर इफ़ ही सफ़र्स नो लॉसेस आर इंजरी बाई अ पार्टिकुलर आर्डर, एक आर्डर तो पास हुआ है लेकिन उससे उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तभी वो एग्रीव्ड पार्टी नहीं है। द एग्रीव्ड पार्टी वुड इंक्लूड एनी पर्सन हु हैज़ बीन हिट बाई एनी अनलॉफुल एक्ट, कि उसके साथ गैर कानूनी अमल हो चुका है, यानी उसका राइट मुतासर हो चुका है। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश दैट ही हैज़ बीन इंजर्ड बाई वायलेशन ऑफ पिक्यूनरी आर प्रोप्रेटरी राइट वेस्टेड इन हिम, और उसको ये ज़रूरत नहीं कि वो एस्टेब्लिश करे कि मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। पिक्यूनरी ये कि मॉनेटरी जो है या फाइनेंशियल जो है या इकनॉमिक नुकसान मुझे हुआ है। और यहाँ पर इसके बाद अगला टर्म जो है प्रोप्राइटरी, मुराद ये है कि प्रॉपर्टी या ओनरशिप या जो इंटरेस्ट है बिजनेस है उसको नुकसान हुआ है। या बाय कंट्रावेंशन जो है इससे मुराद है एनी एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग दैट अ लॉ और रूल डज नॉट अलाउ हिम द एक्ट ऑफ वायलेशन। कंट्रावेंशन ये कि जो गलत एक्ट है ऑफ एनी फ्रेंचाइज दैट ही क्लेम्स, जो उन्होंने क्लेम किया है और वो जो गैर कानूनी अमल हुआ है उसको वो इस्टेब्लिश करे। तो ये ज़रूरी नहीं है, बस वो राइट बताए कि मेरा ये राइट है और ये बनता है, और इस आर्डर की वजह से ये राइट जो है मुतासर हो चुका है। हाउ एवर फॉर द इशू ऑफ एन आर्डर ऑफ को वारंटो द पिटिशनर नीड नॉट नेसेसरली बी एन एग्रीव्ड पार्टी। यार जहाँ पर को वारंटो का रीड जारी करवाना हो तो एग्रीव्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोई भी पर्सन दायर कर सकते हैं। द सेम इज़ रूल फॉर एन आर्डर ऑफ हेबियस कॉर्पस, और हेबियस कॉर्पस का जब मसला हो तब भी कोई भी शख्स वो रीड दायर कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है। इट मे बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द पर्सन डिटेन्ड। तो ये हो गया एग्रीव्ड पर्सन और एग्रीव्ड पार्टी के मुतासरा फरीक वो पिटीशन दायर करेगा, और हेबियस कॉर्पस और को वारंटो में कोई भी शख्स पिटीशन दायर कर सकता है। इसके बाद जो है रेस्ट जुडिकाटा, different pleas cannot be taken at different times so as to support more than one petition on the same fact। यानी फैक्ट्स एक जैसा है और आपने कई प्रे मांगी है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा आर बेस्ड ऑन नीड ऑफ गिविंग अ फाइनलिटी टू द जुडिशियल डिसीजन। रेस जुडिकाटा जो है उसका यही फ़ायदा है कि फाइनलिटी हो जाए जुडिशियल डिसीजन का, यानी फ़ाइनल हो जाए, ख़त्मी हो जाए। where therefore a judge of the High Court has finally decided on the merits, the contentions यानी जो claims हैं raised in a previous writ petition, the High Court will not allow the same contentions to be re-agitated in subsequent litigation यानी writ petition। यानी पिछले रिट पिटिशन में यही फैसला हुआ था, यही आपके क्लेम्स थे, ग्राउंड्स थे। अब आप दोबारा वही क्लेम जो है उस पर पिटिशन दायर नहीं कर सकते हैं, लिटिगेशन कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, यानी आप उस पर रीट नहीं जारी करवा सकते हो और दोबारा उसको ज़ेर बहस नहीं ला सकते हो। हाउ एवर इन केस ऑफ ए पिटिशन फॉर हेबियस कॉर्पस द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज़ नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस या पिटिशन ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है उसमें रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, बाकी जितने भी है उसमें एप्लीकेबल है। कंडक्ट ऑफ द पिटिशनर, पिटिशनर मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, साफ़ सुथरे हाथों से आना चाहिए। दैट इज़ ही मस्ट नॉट अटैम्प्ट टू मिसलीड द कोर्ट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन आर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन हिज पिटिशन आर सपोर्टिंग एफिडेविट। उसको गलत बयानी नहीं कर देनी चाहिए और मिसलीड नहीं कर देना चाहिए कोर्ट को, और हकीकत को नहीं छुपाना चाहिए।
as the issue of an order is discretionary. In the exercise of this power, the High Court is entitled to take into consideration the conduct of the petitioner. If it is found that the petitioner has not come with clean hands, it would disentitle का जो माना है टू डिप्राइव ऑफ हिज राइट आर क्लेम, यहाँ पर टू अ रिलीफ बाई वे ऑफ रीट, यानी अगर वो साफ सुथरे हाथों से नहीं आया है, मिसाल के तौर पर उसके पिटिशन में ख़ुद तजादात है, गलत बयानी है, तो कोर्ट जो है उसको रिलीफ नहीं दे सकता है, इवन इफ़ ही इज़ फाउंड ऑन मेरिट्स टू हैव अ गुड केस, जहाँ यहाँ तक कि वो मेरिट्स पे और केस को अच्छा साबित ना कर दें, तब तक उसको रिलीफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर उसका राइट इन्फ्रेंच नहीं हुआ है, वो गलत बयानी कर रहा है, हकीकत को छुपा रहा है और दूसरे को वैसे तंग करने के लिए आया है, तो जो हाई कोर्ट है वो रीट भी नहीं जारी करेगा और इसके साथ साथ उसको फ़ाइन भी कर देगा। इसके बाद है अगला टर्म जो है लेचिज़। लेचिज़ का माना है गफलत, बेखबरी, अदम पैरवी, डिलेइंग इन द फाइलिंग ऑफ a petition, or laches has been regarded to consider as a relevant factor in the exercise of the extraordinary jurisdiction of the court when a petition, यानी जब दरख्वास्त दायर की जाती है, was filed more than 3 years after the passing of the impugned order, 3 सालों के बाद दायर किया गया, the delay was held amounting to acquiescence, यानी रजामंदी, जो उसकी डिले है उसको रजामंदी शुमार किया जाएगा। वेयर अ प्ली ऑफ कंटिन्यूस रॉन्ग कैन बी लेजिटिमेटली, जहाँ पर कंटिन्यूस रॉन्ग यानी प्ली राइज की जाए तो कानूनी तौर पर उसको इस्टेब्लिश करना होगा बाई आर्गुड बाई द पिटिशनर, यानी उसने आर्गू करना होगा और कानूनी बुनियादों पर उसको पेश करना होगा, रीजनेबल करार देना होगा। द ऑब्जेक्शन ऑफ अ पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ लेचीज कैन नॉट बी सस्टेन्ड, फिर ये कि जो ऑब्जेक्शन है वो लेचीज का वो सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कानूनी बात फिर आ गई और पिटिशन को क्या कर दिया जाएगा, अलाउड कर दिया जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। द कोर्ट्स आर नॉर्मली रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का जो माना है यानी नॉट विलिंग, उसकी रजामंदी नहीं है, वो मुखालफत करते इसका। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में व्हेन हेयरिंग petitions to inquire into question of fact, especially when such inquiry was likely to be protracted, यहाँ पर जो protracted है उसका माना है relatively long in duration, यानी लेंथी हो, प्रोलॉन्ग हो। तो इस तरह की इंक्वायरी जो ज़्यादा अरसा ले ले, इस तरह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, तो कोर्ट जो है उसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, डिक्लाइन, इनकार कर देता है। द कोर्ट्स वर आल्सो नॉर्मली रिलेक्टेंट टू लिसन टू पॉइंट्स नॉट मेंशन्ड इन पिटिशन और एफिडेविट एंड राइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द हेयरिंग। जो कोर्ट है वो नहीं सुनता है इस तरह पॉइंट जो पिटिशन में जिक्र नहीं है या एफिडेविट में मौजूद नहीं है और पहली दफ़ा राइज किया गया है हेयरिंग के दौरान। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है उसको अमूमी तौर पर कोर्ट नहीं सुनता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इस तरह बात आ जाए कि ये मिसाल दिया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने क्लेम किया कि जो डॉक्यूमेंट लेके आया है उसमें जो पर्सन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोर्ट जो है इसमें इंक्वायरी इस तरह कर सकती है कि नादरा को भेज सकता है कि इसका रिकॉर्ड तलब किया जाए, क्या इसका फैमिली बैकग्राउंड है या नहीं है, या इसमें क्या कर दिया गया है, पर्सोनेशन किया गया है। तो इस तरह चीज़ें जो है वो कोर्ट जो है वो मंगवा सकती है। यानी अगर रिकॉर्ड की बात हो और रिकॉर्ड के मतलब इंक्वायरी हो तो कोर्ट कर देगी, अगर रिकॉर्ड के बगैर इंक्वायरी हो तो कोर्ट रिजेक्ट करेगी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात कि क्या ये बंदा जो है इसका शख्स का नाम ये है या ये नहीं है, तो इसके लिए कोर्ट क्या करेगी, नादरा के ज़रिए वो रिकॉर्ड मंगवाएगी, नादरा से मतलब मंगवाएगी और फिर वो कोर्ट डिसीजन देगी। इसके बाद है रीड्स टू द सुपीरियर कोर्ट। वन सुपीरियर कोर्ट कैन नॉट इशू order to another superior court of a coordinate jurisdiction, nor can such a court issue an order to itself. The basis of this rule is that the orders made under this article are issued for the purpose or correction of errors in the exercise of extraordinary jurisdiction, and since superior courts are entitled to credit from other courts for acting within their own jurisdiction, the question of issue of a writ to them
वुड नॉट एराइज, यानी रीट जो है वो सुपीरियर कोर्ट को जारी नहीं हो सकता है, और मतहत अदालतें ही वही देखेगी, उसको अप्रिशिएट करेगी कि वो सही काम कर रही है, अपने हदूद में कर रही है, और कोई भी उसके ख़िलाफ़ रीट जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके पास रीट जुरिडिक्शन है वो एक दूसरे की मुखालफत नहीं कर सकते हैं, और सारा ये डिकोरम सिस्टम ख़राब हो जाता है। आल दो अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एक्टिंग एज अ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन का अगर मेंबर है तो क्या है, फॉर द डिसीजन ऑफ सर्टेन इलेक्शन डिस्प्यूट डज नॉट एक्ट एज अ हाई कोर्ट जज, तो वो जब अमल है उसकी जो फैसले है वो एज ए हाई कोर्ट जज नहीं है, बट एज अ पर्सोना डिसाइनेटा, यानी वो ये है कि कंसिडर की जाए इंडिविजुअल, उसको रिलेशन अभी हाई कोर्ट के साथ नहीं है, अभी वो एक मेंबर है इलेक्शन कमीशन का। ये इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इशू एन ऑर्डर टू सच अ मेंबर वुड गिव राइज टू एन एस्पेक्ट ऑफ लुडिकुलसनेस, यानी स्टूपिड, मतलब फजूल है, बेवकूफ़ी है अगर इसको रीट जारी कर दिया जाए, और वुड बी अगेंस्ट दी वेटी कंसिडरेशन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग आ हाई डिग्री ऑफ कॉमिटी अमंग जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। तो यहाँ पर जो माहौल है, बिहेवियर है, वो उसको मेंटेन किया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। तो यानी यह कि सुपीरियर कोर्ट्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ रीट जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अमूमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप कोर्ट जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास तो मुतबादिल रेमेडी थी, आप वहाँ पे क्यों नहीं गए, या इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है, तो आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए, या जो नीचे अदालती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ पर तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर फैसला नहीं हो सकता है, या डिले की बात आ सकती है कि आपने तो बहुत डिले किया है तो इसलिए आप पहले से रज़ामंद थे, आप आ गए हैं तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, या रेस जुडिकाटा कि आपका फ़ैसला जो है पहले से ही हुआ है, अब दोबारा ही हम इसको नहीं चेड़ सकते हैं, बस ये क्लोज़ हो चुका है। रेस जुडिकाटा के और भी कुछ ग्राउंड्स हैं, लेकिन रेस जुडिकाटा तब भी लागू नहीं होता है जब फ्रॉड का मामला हो, क्योंकि पिछले में फ्रॉड हुआ था तो इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ, तो तब रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं है। और मज़ीद भी कुछ फैक्टर्स है, लेकिन यह है सिर्फ इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रेसिडेंट की रोशनी में करेंगे कि प्रेसिडेंट ने किस तरह एक्सप्लेन किया है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और कौन सी नए फैक्टर मौजूद हैं।